वो जिंदगी ही क्या जिसमें देशभक्ति ना हो, और वो मौत ही क्या जो तिरंगे में लिपटी ना हो। गाइस वेलकम टू बी पर्सोनिफाइड। और आज का हमारा डिस्कशन का टॉपिक होने वाला है कि क्लास 12th के बाद क्या होता है ना, बहुत सारे बच्चों के पास ना बहुत सारे करियर ऑप्शंस आते हैं, लेकिन जो मेडिकल के स्टूडेंट्स होते हैं उनके पास होता है कि यार अगर मेडिकल में गए ना, या तो डॉक्टर बनना पड़ेगा या फिर टीचर बनना पड़ेगा। और जब नॉन मेडिकल में जाते हैं तो लगता है कि यार बहुत सारे करियर ऑप्शंस हैं, अगर ये नहीं होगा तो ये कर लेंगे, अगर ये भी नहीं होगा तो हम ये कर लेंगे। तो बहुत सारे ऑप्शंस के बीच मेडिकल स्टूडेंट्स के लिए एक बहुत ही अच्छा ऑप्शन होता है, दैट इज मिलिट्री नर्सिंग सर्विस। अब मिलिट्री नर्सिंग सर्विस होता क्या है, और ये एक बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है फॉर द गर्ल्स आफ्टर क्लास 12th। आप अगर क्लास 12th में भी हैं तब भी आप इस एग्जाम के अंदर अपीयर हो सकते हैं। सबसे पहला प्रश्न हमारे दिमाग में ये आता है कि मिलिट्री नर्सिंग सर्विस है क्या। आप लोग जब हॉस्पिटल्स में जाते होंगे, आपने वहां पे नर्सेस को देखा होगा। आप लोग सिविल हॉस्पिटल्स जाते होंगे, आपने वहां पे नर्सेस को देख रखा होगा। अब वहां पे होता क्या है कि नर्सेस क्या करती हैं, वहां पे पेशेंट्स की टेक केयर करती हैं, उनका जो ध्यान है उसको रखती हैं। सेम चीज मिलिट्री नर्सेस करती हैं। मिलिट्री नर्सेस लेकिन वो सेवा करती हैं देश के वीर जवानों की, जो अपनी जान कुर्बान कर देते हैं अपनी मातृभूमि के नाम। उनकी सेवा करने का जो अवसर होता है, जो मौका होता है, वो इन मिलिट्री नर्सिंग सर्विस ऑफिसर्स को मिलता है। अब क्या होता है, ये दिमाग से बहुत स्ट्रांग होती हैं, क्योंकि इनको ऐसी ऐसी सिचुएशंस में को हैंडल करना पड़ता है जो कि नॉर्मल इंसान के बस की बात नहीं होती है। आर्मी के अंदर हमारे पूरे हिंदुस्तान के अंदर डिफरेंट मेडिकल कॉलेजेस हैं, उनके बारे में हम लोग आगे चल के बात करेंगे, जहां पर इस कोर्स की जो ट्रेनिंग है वो करवाई जाती है। कोर्स का नाम है MNS, दैट इज मिलिट्री नर्सिंग सर्विस। इस वीडियो को हिंदुस्तान की हर उस बच्चे के पास पहुंचा दीजिए जिसने क्लास 12th करी है। इस वीडियो को आप जितना शेयर कर सकते हैं उसको शेयर कीजिए, क्योंकि अवेयरनेस इज मेंट टू बी स्प्रेड। अवेयरनेस हम जितनी ज्यादा फैलाएंगे, हमारी सोसाइटी है वो उतनी ही ज्यादा और तरक्की करने वाली है। तो हम बात करते हैं कि MNS होता क्या है। मिलिट्री नर्सिंग सर्विस की हमने अभी बात करी है कि वो नर्सिंग ऑफिसर्स होते हैं जो इंडियन आर्मी के अंदर जाते हैं। अब MNS बनना क्या बहुत आसान काम है? क्या हर कोई कर सकता है? क्या क्लास 12th के बाद जस्ट हमारी परसेंटेज के बेसिस पे सिलेक्शन हो जाएगी? क्या फिर कोई एंट्रेंस एग्जाम होता है, या फिर नीट के थ्रू हमें सिलेक्शन मिल जाती है? तो हम उसके बारे में डिस्कशन करते हैं कि MNS एग्जाम है क्या। ये जो देश है तेरा स्वदेश है। दूसरा सबसे बड़ा सवाल ये आता है कि हम MNS ऑफिसर बन किस तरह सकते हैं? क्या कोई स्पेसिफिक एग्जाम होता है? हाँ, इसका एक एग्जाम होता है जिसको हम लोग MNS एग्जाम बोलते हैं, और हर साल ये एग्जाम साल में सिर्फ एक ही बार होता है। अब इस एग्जाम के अंदर होता क्या क्या है? इस एग्जाम के अंदर आपके 150 क्वेश्चंस होते हैं, जिनको आपको 90 मिनट्स के टाइम के अंदर करना होता है। 90 मिनट के अंदर आपको 150 क्वेश्चंस करने होते हैं। इसके अंदर आपके 50 क्वेश्चन होते हैं जनरल साइंस के, इसके अंदर आपके फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी तीनों सब्जेक्ट्स इंक्लूडेड होते हैं। उसके अलावा आपकी होती है जनरल इंग्लिश, और उसके अलावा होता है आपका जनरल नॉलेज। इसके अंदर आपकी जो रीजनिंग होती है वो भी आपकी कंबाइंड होती है। 50 क्वेश्चन जनरल नॉलेज, 50 क्वेश्चन ऑफ जनरल इंग्लिश एंड 50 क्वेश्चन कंबाइंड ऑफ जनरल साइंस। अब इसके अलावा क्या होगा, जब आप इस एंट्रेंस एग्जाम को देते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल आपका होता है रिटन एग्जाम। हर साल 40 से 50 हजार बच्चे इस एग्जाम के अंदर अपीयर होते हैं, लेकिन सिलेक्शन बहुत कम की होती है। अगर हम 2020 के प्रोस्पेक्टस की बात माने तो पूरे हिंदुस्तान के अंदर सिर्फ और सिर्फ 220 ही सीट्स हैं जहां पर इनकी जो पोस्टिंग है वो होती है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपका रिटन एग्जाम होता है। रिटन एग्जाम के बाद आपका वहां पर इंटरव्यू होता है। इंटरव्यू के साथ ही साथ आपका जो मेडिकल का जो प्रोसीजर है वो भी हो जाता है। इस एग्जाम को क्रैक करने के बाद आपकी 4 साल की ट्रेनिंग होती है, और उसके बाद आपको इंडियन आर्मी के अंदर भेज दिया जाता है ऑन द पोस्ट ऑफ लेफ्टिनेंट। तो इस तरह से आपका एंट्रेंस एग्जाम होता है, और आपका जो एंट्रेंस एग्जाम होता है वो कंप्यूटर बेस्ड मोड से होता है। आप जिस भी शहर में रहते हैं उससे फर्क नहीं पड़ता, पूरे हिंदुस्तान के अंदर बहुत सारे ऐसे सेंटर्स होते हैं जहां पर ये एग्जाम कंडक्ट करवाया जाता है। हम आगे चल के अब और इसके बारे में बात करते हैं। ये जो देश है तेरा स्वदेश है तेरा। अब अगर हम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करते हैं तो इसके अंदर ये बात आती है कि क्या हर कोई इसके लिए एलिजिबल है? नहीं, हर कोई इसके लिए एलिजिबल नहीं है। तो हम एज 17 to 24 एंड हाफ तक ही आप इस एग्जाम के लिए एलिजिबल होते हैं।
अगर हम बात करें परसेंटेज की क्लास 12 के अंदर, तो आपके फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और इंग्लिश को मिला के आपके 50% एग्रीगेट मार्क्स होने चाहिए। इसके अंदर में आपकी फिजिकल एजुकेशन, हिंदी और आपके जो एडिशनल सब्जेक्ट्स होते हैं उनको एक्सक्लूड करके बात कह रहा हूं। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और इंग्लिश को मिला के आपके 50% कम से कम जो मार्क्स हैं वो होने चाहिए। अब इसी के साथ में बात आती है कि अगर आप प्रेग्नेंट हैं या फिर अगर आपकी शादी हो चुकी है तो आप लीगली डाइवोर्स्ड होने चाहिए। अब अगर हम आर्मी की बात करते हैं तो आर्मी के अंदर रूल्स एंड रेगुलेशंस तो आने ही आने हैं। अब इसके बाद हमारा पहले रिटन एग्जाम होना होता है। रिटन एग्जाम की मैंने आपको बात बता दी कि उसके अंदर क्या क्या होता है। उसके बाद हमारा इंटरव्यू होता है। इंटरव्यू के अंदर आप मेडिकली फिट होने चाहिए। आपका जो मेंटल जो हेल्थ है वो काफी अच्छी होनी चाहिए ताकि आप काफी अच्छी से वहां पर रिस्पॉन्ड कर सकें। उसके अलावा आप लोग फिजिकली भी बहुत अच्छे तरीके से फिट होने चाहिए। आपकी हम आगे बात करेंगे कि मेडिकल क्राइटेरियाज क्या है, लेकिन यहाँ पे हम और चीज़ों के बारे में बात करेंगे। अगर आप प्रेग्नेंट हैं तो आपको टेम्परेरीली मेडिकली अनफिट कर दिया जाता है फॉर द टाइम फ्रेम ऑफ 42 डेज। अब यहाँ पे बहुत सारे लोगों की कंफ्यूजन ये होती है कि क्या अगर हम प्रेग्नेंट हैं तो क्या हम पेपर देने जा सकते हैं, तो क्या हमें वहीं पर रिजेक्ट कर दिया जाएगा? नहीं, आपको रिजेक्ट किया जाता है एट द टाइम ऑफ इंटरव्यू। वहां पर भी आपका परमानेंट रिजेक्शन नहीं होता है, वहां पर आपको रिजेक्ट किया जाता है ऑन द टेम्परेरी बेसिस अगर आप इंटरव्यू के टाइम पे आप प्रेग्नेंट हैं। लेकिन ऐसा कोई भी जो रूल है वो आपका रिटन एग्जाम के अंदर नहीं है। तो ये कुछ चीजें हैं जिनके लिए आप एलिजिबल होने चाहिए, जो चीजें आपके अंदर होनी चाहिए तब आप इस एग्जाम के अंदर बैठ सकते हैं। अब हम आगे चल के बात करेंगे कि इसका जो मेडिकल क्राइटेरिया है वो क्या होने वाला है। सो नाउ लेट्स डिस्कस अबाउट द मेडिकल क्राइटेरिया ऑफ दिस एंट्रेंस एग्जामिनेशन। ये जो देश है तेरा, स्वदेश है तेरा। अगर हम यहाँ पर अब स्पेसिफिकली बात करते हैं मेडिकल एग्जाम के बारे में कि मेडिकल किस तरह से होता है। देखो, जब भी हमारा मेडिकल होना होता है ना, किसी भी मेडिकल कॉलेज की बात कर लो, किसी भी एक ऐसे प्रेस्टिजियस कॉलेज की बात कर लो, वहाँ पे मेडिकल होता ही होता है। अब मेडिकल के अंदर क्या क्या चीज़ें होती हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल आई साइट। आई साइट में भी दो क्राइटेरिया आते हैं। फर्स्ट वन इज हाइपरमेट्रोपिया एंड सेकेंड वन इज मायोपिया। -0.75 डायोप्टर in the case of myopia and plus 1.50 diopter in the case of hypermetropia। ये आपकी मिनिमम क्राइटेरिया होने चाहिए। ऐसा नहीं है कि जिनके चश्मे लगे होते हैं उनकी सिलेक्शन नहीं होती है, लेकिन आपकी जो आई साइट है वो करेक्टेड होनी चाहिए, 6/6 होनी चाहिए या फिर 6/12 मैक्सिमम होनी चाहिए विद द ग्लासेस। आई साइट के अंदर एक और की बात करते हैं, नाइट ब्लाइंडनेस से आप ग्रस्त नहीं होने चाहिए। आपको कलर ब्लाइंडनेस भी नहीं होनी चाहिए। अगर आपको कलर ब्लाइंडनेस होगी, आपको नाइट ब्लाइंडनेस होगी, आपको वो लोग मेडिकली रिजेक्ट कर देंगे। इसके लिए वहां पर इशिहारा जो कार्ड्स होते हैं उनका इस्तेमाल करा जाता है। अपार्ट फ्रॉम दैट, आपकी जो मिनिमम हाइट का क्राइटेरिया है दैट इज 152 सेंटीमीटर, और जो आपके हिली एरियाज हैं वहां पर आपकी जो हाइट है वो मिनिमम 148 सेंटीमीटर होनी चाहिए। अगर आपकी हाइट इससे कम है तो आप इस एंट्रेंस एग्जाम के लिए एलिजिबल नहीं है, आपको मेडिकली वो लोग अनफिट कर सकते हैं। बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन आता है वेट के रिगार्डिंग कि हमारा कितना वेट होना चाहिए, कि क्या हम कहीं ओवरवेट तो नहीं है। उसके लिए अब ऐसा नहीं होता कि भाई मेरा वेट इतना हो गया तो जी मैं ओवरवेट हूं। एक टर्म होती है BMI, दैट इज नोन एज बॉडी मास इंडेक्स। आप अपना बॉडी मास इंडेक्स कैलकुलेट करिए, उस हिसाब से देखिए कि आपका जो वेट है वो ज़्यादा है या नहीं है। आपका जो हाइट होती है उसके हिसाब से आपका वेट होता है, ना कि इसका इतना है मेरा उतना है तो जी मेरा ज़्यादा है, वो नहीं होता है। आपकी हाइट के हिसाब से आपका वेट होता है। इसलिए अपना जो बॉडी मास इंडेक्स है उसको कैलकुलेट करिए। अगर आपका वेट कम है तो आप उसको इंक्रीज कर सकते हैं, अगर आपका वेट ज़्यादा है तो आप उसको घटा सकते हैं। अब इसके बाद बात आती है हीमोग्लोबिन की। मेडिकल जो है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट होता है वहाँ पर, क्योंकि अब 660 लोगों में से उनको सिर्फ और सिर्फ 220 ही लोग रखने होते हैं। तो जितनी ज़्यादा छंटन, जितनी ज़्यादा स्ट्रिक्ट तरीके से कर सकें उसको करना वो लोग वहाँ पर प्रेफर करते हैं। अब यहाँ पर बात क्या होती है, आपका अगर हीमोग्लोबिन भी कम है तो वहाँ पर भी आपको वो लोग टेम्परेरीली रिजेक्ट कर सकते हैं। आपको उस चीज़ को भी सही करना होता है। उसके साथ उनके बोन में फ्रैक्चर्स नहीं होने चाहिए। आपका जो एल्बो है वो 15 डिग्री से ज़्यादा रोटेट नहीं होना चाहिए। ये सारी की सारी चीज़ें हैं जो कि वहाँ पर आपको मेडिकल एग्जाम के अंदर ध्यान देनी होती है। आपके डेंटल पॉइंट्स, आपके 14 डेंटल पॉइंट्स जो हैं वो वहाँ पर होने चाहिए। तो ये कुछ मेडिकल क्राइटेरियाज है। उसके अलावा हमने एक मेडिकल के ऊपर एक सेपरेट वीडियो भी बनाई थी डॉक्टर अनिल ओरी ने, जो कि हमारे एकेडमिक हेड भी हैं, हु होल्ड्स द एक्सपीरियंस ऑफ अप्रॉक्सीमेटली 40 to 50 years इन द मोस्ट प्रेस्टिजियस मेडिकल कॉलेज ऑफ द कंट्री। तो आप उस वीडियो को भी देख सकते हैं। तो ये हमारे कुछ मेडिकल क्राइटेरिया हुए। अब हम लोग आगे चलते हैं।
हम लोग अभी मेडिकल की बात कर रहे थे, लेकिन मेडिकल को बताने से मैं इसको खत्म कर रहा था तो मुझे ना एक चीज और याद आई कि यहाँ पे ना रिजेक्शन किस तरह से होता है। हमारे यहाँ पे एमएनएस के अंदर दो तरह का रिजेक्शन होता है, एक होता है आपका टेम्परेरी रिजेक्शन और दूसरा होता है परमानेंट रिजेक्शन। अब उसके अलावा भी आपके काफी सारे टेस्ट होते हैं, आपका ब्लड टेस्ट होता है, आपका यूएसजी एब्डोमेन होता है, आपका अल्ट्रासाउंड होता है, उसके बाद आपका एएनटी चेकअप होता है कि आपके कान के अंदर कहीं वैक्स तो नहीं है, आपका आई चेकअप होता है, आपका यूरिन टेस्ट होता है, आपका ब्लड सैंपलिंग होती है, आपका ब्लड ग्रुप की जो टेस्टिंग होती है वो करी जाती है। ये चेक करा जाता है कि कहीं आपको कोई सीरियस डिजीज तो नहीं है। अब अगर कोई सीरियस डिजीज आपकी निकलती है तो वहां पर दो तरह के रिजेक्शन होते हैं। फर्स्ट वन इज द टेम्परेरी रिजेक्शन एंड सेकंड वन इज द परमानेंट रिजेक्शन। अगर आप परमानेंटली रिजेक्ट हो जाते हैं तो आप रीअप्लाई नहीं कर सकते हैं और आप उसमें कुछ भी नहीं कर सकते। उसमें हो सकता है कि आपको बहुत ज्यादा सीरियस इंजरी है, आपके अंदर कोई बहुत ही बड़ी कोई डिजीज है या फिर कोई और इश्यूज हैं, तो ये केस आता है परमानेंट रिजेक्शन का। लेकिन अगर आपको हीमोग्लोबिन कम है, आपको कोई और इशू है, आपका वेट वगैरह ज्यादा है, तो वहां पर आपको वो टेम्परेरी रिजेक्ट कर देते हैं। आपको वहां पे टाइम मिलता है 45 डेज का, टू 60 डेज, टू 90 डेज, टू मैक्स 160 डेज का आपको टाइम वहां पे मिलता है आप खुद को मेडिकली फिट प्रूव करने का। अब यहाँ पे क्या होता है कि अगर आपको टेम्परेरी मेडिकल अनफिट कर दिया जाता है तो आप फिर से उस चीज के लिए अप्लाई कर सकते हो, आप वहां पर जाके रीअप्लाई कर सकते हो। आप कंसिस्टेंटली 160 डेज तक इसके अंदर रीअप्लाई कर सकते हो, आप बार बार वहां पे जा सकते हो। अगर आपको वो रिजेक्ट करेंगे भी ना तो आपको वहां पे एक पूरा रीजन लिख के देंगे कि आपको रिजेक्ट क्यों करा गया है। तो ये मेडिकल क्राइटेरियाज हमारे होते हैं जिनका आपको ध्यान रखना होता है। अपनी सेहत का ध्यान रखिए, सिर्फ पढ़ते ही मत रहिए, अपनी जो हेल्थ है उसका भी सबसे ज्यादा जो ध्यान है उसको आपको रखने की सबसे ज्यादा जरूरत है। अब हम आगे बात करते हैं कि जो सिलेक्शन प्रोसीजर होता है वो किस तरह से होता है, कितने मार्क्स का पेपर आता है और किस किस सब्जेक्ट की जो कितनी जो वेटेज है वो रहती है। तो चलिए अब हम लोग सिलेक्शन प्रोसीजर के बारे में बात करते हैं। यहां पर हमारी जो अगली बात आती है वो आती है सिलेक्शन प्रोसीजर की, जो सिलेक्शन है वो होनी किस तरह से होती है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपका होता है रिटन एग्जामिनेशन। रिटन एग्जामिनेशन के अंदर आपके 150 क्वेश्चंस होते हैं, जैसे कि मैंने आपको वीडियो की शुरुआत में भी बताया था। 150 क्वेश्चंस के अंदर आपके जो 50 क्वेश्चंस होते हैं वो आपके जीके सेक्शन के होते हैं, जिसके अंदर आपके 5 से 6 क्वेश्चन जो है आपके रीजनिंग के होते हैं। उसके अलावा अगर आप बात करेंगे जनरल साइंस के बारे में तो आपके उसके अंदर फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी के कंबाइंड मिला के आपके 50 क्वेश्चंस होते हैं, जिसके अंदर जो बायोलॉजी है उसकी जो वेटेज है वो काफी ज्यादा होती है। अगर आपको इन वीडियोस के बारे में जानना है कि आपको इसकी जो प्रिपरेशन उसको किस तरह से करना है तो आप बाकी वीडियोस को रेफर कर सकते हैं, या फिर जो आपके यहाँ पे नंबर नीचे स्क्रॉल हो रहे हैं उनके अंदर भी आप लोग कॉल कर सकते हैं, उनके ऊपर कॉल कर सकते हैं। अगर आपको कोई भी इश्यूज हमारे यहाँ पे होते हैं, आपको जो नंबर है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। अब इसके अलावा अगर हम बात करते हैं कि फर्स्ट ऑफ ऑल आपका 1.5 घंटे का पेपर होगा, जिसके अंदर आपके 150 क्वेश्चंस होंगे और 50 क्वेश्चंस आपके जनरल इंग्लिश के आते हैं। अब इसके अलावा क्या होगा, अब आपने रिटन एग्जामिनेशन को क्वालिफाई कर लिया, अप्रॉक्सीमेटली 40 से 50 हजार बच्चे हर साल इस एंट्रेंस एग्जाम के अंदर अपीयर होते हैं और सिलेक्शन सिर्फ और सिर्फ 220 की होती है। लेकिन रिटन एग्जाम के अंदर जो देखो, जब कोई भी काउंसलिंग होगी, तुम एक बात को हमेशा ध्यान में रखना कि किसी भी पेपर की काउंसलिंग हो रही है वो जितनी उसकी सीट्स होती हैं उसके 3 टाइम्स हमेशा कैंडिडेट्स बुलाते हैं। जैसे अगर 2020 की बात करेंगे, वहां पे क्या था, 2020 के अंदर 220 सीट्स थी, उन्होंने कैंडिडेट्स बुला रखे थे 660। किसी भी एग्जाम की काउंसलिंग के अंदर जितना आपका सीट का नंबर होता है उसका 3 टाइम जो बच्चा होता है वो वहां पर बुलाया जाता है। सेम चीज 2020 के अंदर भी हुई थी, 660 कैंडिडेट्स वर शॉर्ट लिस्टेड फॉर द इंटरव्यू। सेम चीज होती है, फर्स्ट वाला रिटन एग्जाम होता है, उसके बाद सिर्फ और सिर्फ 660 बच्चे ही इंटरव्यू के लिए बुलाए जाते हैं। हमारे यहाँ पे इंटरव्यू की ट्रेनिंग भी होती है, हम लोग यहाँ पे रिटन एग्जाम की जो कोचिंग होती है उसको भी देते हैं और वी हैव द न्यूमरस नंबर ऑफ सिलेक्शंस, यू कैन से द हाईएस्ट नंबर ऑफ सिलेक्शंस इन द होल इंडिया एज अ एकेडमी राइट नाउ। आप हमारा सिलेक्शन रिकॉर्ड देख सकते हैं, वी हैव गिवन द न्यूमरस नंबर ऑफ ऑल इंडिया रैंक्स राइट नाउ इन द कंट्री। अब इसके बाद क्या होता है, आपका इंटरव्यू सेशन होता है। इंटरव्यू के अंदर, इंटरव्यू इज नॉट ए काइंड ऑफ थिंग जो आप रातों रात उसको सीख लेते हो। इंटरव्यू की जो आपकी ट्रेनिंग होती है उसको आपको धीरे धीरे खुद को देना होता है, खुद के अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस को बिल्डअप करना होता है, खुद की जो एबिलिटीज हैं उनको आपको सुधारना होता है, आपको आई कम्युनिकेशन बनाना होता है। बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं जो कि आपको इंटरव्यू में ले जाने के बाद भी आपको रिजेक्ट करवा सकती है। वो चीज आपको करना बहुत बहुत आवश्यक है, बिकॉज इट इज सेड द ऑफिसर लाइक क्वालिटीज आर नॉट बिल्ड इन अ नाइट।
और इन अ डे और 2 डेज और 4 डेज वो हैबिचुअल होती हैं। आपको डिसिप्लिन को बिल्डअप करना होता है, खुद को इस तरह से ट्रेन कर लेना होता है कि आपको वो इंटरव्यू में रिजेक्ट ना कर पाए। 2 फेजेस रिटर्न निकालने के बाद आपको जाना होता है इंटरव्यू के अंदर, और इंटरव्यू के अंदर जो आपका अगला फेज आता है वो होता है आपका मेडिकल। अब यहाँ पे बहुत सारे बच्चों को रिजेक्ट कर दिया जाता है, क्योंकि हमारे यहाँ पे क्या होता है, हम लोग करते हैं जी हम सिर्फ पढ़ाई 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 कर लेंगे और हमें अपनी जो हेल्थ होती है उसकी बिल्कुल भी जो चिंता है वो नहीं होती है। यहाँ पर बहुत सारे बच्चे मात खा जाते हैं। होता क्या है, उनका कुछ का हीमोग्लोबिन कम होता है, कुछ का वेट ज़्यादा होता है, वो खट खट करके सबको बाहर कर देते हैं। तुम्हें अपनी जो हेल्थ है उसका ध्यान रखना है, तब जाकर तुम इन द एंड तुम्हारी जो सिलेक्शन है वो एमएनएस एग्जाम में होगी। यू मस्ट बी मेंटली फिट, यू मस्ट बी फिजिकली फिट, और तुम इंटेलिजेंस से तुम्हारा लेवल है वो काफ़ी अच्छा होना ही चाहिए। उसके लिए तुम्हें सॉलिड प्रिपरेशन करने की ज़रूरत है, क्योंकि 50,000 बच्चों में से 220 के अंदर आना कोई बहुत आसान काम नहीं होता है, लेकिन बहुत मुश्किल भी नहीं होता है। अगर आपके पास प्रॉपर गाइडेंस है, अगर आपके पास प्रॉपर मेंटर्स हैं, अगर आपके पास प्रॉपर मेंटर्स हैं, तो आपको सिलेक्शन लेने से कोई भी नहीं रोक सकता है। सबसे बड़ा जो रोल प्ले करता है वो होती है आपकी प्रैक्टिस, कि आप कितनी ज़्यादा जो प्रैक्टिस है उसको कर रहे हैं, कितने ज़्यादा अच्छे से आप चीज़ों को कर रहे हैं, तब जाकर इन द एंड आपकी जो सिलेक्शन है वो होती है। अभी तक हम कुछ इन पहलुओं के ऊपर बात कर चुके हैं। अब हम आगे जाके बात करेंगे कि आपको इस एंट्रेंस एग्जाम को फिलअप किस तरह से करना होता है। अगर आप इस चैनल के ऊपर नए हैं, आप इसको सब्सक्राइब करके जाइए, इसके ऊपर ऐसी बहुत सारी वीडियोस आती रहती हैं। Proud to announce this thing that Be Personified Education Services is the India's biggest channel for the MNS preparation, जहां पर आपके पास मोटिवेशनल वीडियोस आती हैं, एजुकेशनल वीडियोस आती हैं, आपके पास टाइम टेबल वीडियोस आते हैं, आपके पास बहुत सारी ऐसी वीडियोस, और जो रीसेंट नोटिफिकेशंस होती हैं वो भी आपके पास हमारे थ्रू आती हैं। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को हर एक टेलीग्राम ग्रुप के ऊपर, हर एक व्हाट्सएप ग्रुप के ऊपर आप इसको शेयर करिए, ताकि ये इंफॉर्मेशन हर एक बच्चे तक पहुंच पाए जो इस एग्जाम के अंदर पार्टिसिपेशन जो है वो करना चाहता है। अब हम आगे बात करते हैं कि आपको इस एग्जाम को फिलअप किस तरह से करना होता है। अभी तक हम लोग सारे के सारे मेजर फैक्ट्स के बारे में जो डिस्कशन को कर चुके हैं। अब हम एमएनएस के अंदर जाना चाहेंगे कि कौन से ऐसे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, लेकिन उससे पहले कि फॉर्म को किस तरह से फिलअप करा जाता है उसके बारे में हम लोग यहाँ पे डिस्कशन कर लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, इस फॉर्म को भरा किस तरह से आता है। आपके हर साल इस फॉर्म की जो नोटिफिकेशंस हैं वो निकलती हैं। बहुत सारे लोगों ने बहुत सारी वीडियोस बना रखी हैं, बहुत सारा क्रिंज फैला रखा है कि पेपर अब होगा अब होगा अब होगा। व्यूज़ के चक्कर में दुनिया भर की वीडियोस बनती हैं कि हमारी वीडियो देख लो, वेरी इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन, ये नोटिफिकेशन वो नोटिफिकेशन। तो मैं एक चीज़ बताता हूँ, 2019-20 क्या होता है, पेपर नवंबर के महीने में रिलीज होता है। 2019 तक क्या हुआ करता था, आपका जो पेपर था वो इन द मंथ ऑफ अप्रैल नहीं हुआ करता था। बहुत सारी वेबसाइट्स पे फेक आर्टिकल्स लिखे गए हैं आप लोगों को मैनिपुलेट करने के लिए। आर्टिकल्स के अंदर क्या बोला जाता है कि पेपर आपका जान के महीने में होगा, कुछ दिनों बाद वही लोग उस आर्टिकल को अपडेट कर देते हैं और आप उससे बहुत ज़्यादा टेंस हो जाते हैं। आपको टेंस होने की ज़रूरत है वो नहीं है। जब एमएनएस की फॉर्म की डेट्स आएंगी आपको पता चल जाएगा। 2019 तक क्या हुआ करता था, आपका जो पेपर था इन द मंथ ऑफ जनवरी एंड द मंथ ऑफ फरवरी में हुआ करता था, लेकिन 2020 से आपका जो पेपर है इन द मंथ ऑफ अप्रैल से होना स्टार्ट हुआ है। इन द मंथ ऑफ अप्रैल, या फिर बोलें स्पेसिफिकली अगर हम बात करें फर्स्ट वीक ऑफ अप्रैल के अंदर जो एग्जाम है वो होता है। ड्यू टू एमिड कोविड-19 2020 के अंदर ये पेपर पोस्टपोन हुआ था और 11th ऑफ सितंबर के दिन ये एग्जाम आपका हुआ था, जिसके अंदर हमारे बच्चों ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया था और इस बार आप भी बहुत अच्छा परफॉर्म करेंगे। इस कंफ्यूजन को दिमाग से निकाल दो कि पेपर जनवरी में होगा फरवरी में होगा। बहुत सारे लोगों को ये कंफ्यूजन है, इस कंफ्यूजन को प्लीज अपने दिमाग से निकाल दीजिए। पेपर आपका अप्रैल के बाद ही होना है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप प्रिपरेशन शुरू नहीं करेंगे। अपनी प्रिपरेशन को जितना सॉलिड कर सकते हो उसको उतना ज़्यादा सॉलिड करो। अपनी जो प्रिपरेशन है ना उसको उस लेवल पे ले जाओ कि एक मैं यहाँ पे लाइन बोलता हूँ, होप फॉर द बेस्ट एंड प्रिपेयर फॉर द वर्स्ट। वर्स्ट होने वाला है तुम्हारे साथ, उसकी तैयारी करो और उम्मीद करो कि मेरे साथ सब अच्छा होगा, भगवान मेरे साथ है। इस चीज़ की आपको उम्मीद करनी है। भगवान का जो तराजू होता है ना वो दो पलड़े इस तरह से होते हैं, आपके कर्म इस तरफ होते हैं और आपका जो फल होता है वो इस तरफ होता है। जब तक वो पलड़ा बैलेंस नहीं होगा तब तक आपकी सिलेक्शन नहीं होगी।
पेपर को भरने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल जाना होता है वेबसाइट के ऊपर, दैट इज www.joinindianarmy.nic.in के ऊपर। वहां पे आपको जाना होता है ऑफिसर्स लॉगिन के ऊपर, वहां पे आपको अपना अकाउंट क्रिएट करना होता है। इसकी कंप्लीट वीडियो हम लोग सेपरेट वे में बनाएंगे जब इसका जो एंट्रेंस एग्जाम है उसकी जो डेट्स है वो आ जाएंगी। आपके पास फुल ऑन ट्यूटोरियल आएगा कि आपको किस किस तरह से कौन कौन सी चीजों को करना है। घबराने की जरूरत नहीं है, भरोसा रखो, पेपर निकलेगा और इस बार तुम्हारा ही जो सिलेक्शन है वो एमआरएस एग्जाम में होने वाला है। अब हम इसके बाद बात करते हैं कुछ फैक्ट्स के बारे में कि लोग बोलते हैं स्टाइपेंड कितना मिलता है, मेडिकल फैसिलिटीज का क्या होता है, क्या क्या चीज़ें वहाँ पे होती हैं, उसके बारे में भी हम लोग यहाँ पे डिस्कशन करते हैं। कितनी सैलरी होती है, कौन कौन से रैंक्स होते हैं और कहाँ कहाँ तक, किस रैंक तक जो आप है वो वहाँ पर जा सकते हैं। फिर से कह रहा हूँ, ये कंप्लीट वीडियो है, डिटेल्ड वीडियो है, डिस्क्रिप्टिव वीडियो है। इस वीडियो को जितना फैला सकते हो उसको फैलाओ, जितना शेयर कर सकते हो उसको शेयर करो। तो अब हम बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स के बारे में जो कि मिलिट्री नर्सिंग सर्विस के अंदर होते हैं। हमारे पास जो अगली बात आती है वो बहुत ही ज़्यादा गंभीर है और उसके ऊपर हमें पूरा का पूरा एक वीडियो बनाना पड़ेगा कि कौन कौन से रैंक्स होते हैं, क्या क्या सैलरी होती है और कौन कौन से आपको पर्क्स होते हैं, आपको कितना स्टाइपेंड मिलता है। तो उसका आने वाला है पार्ट 2। इसी सेम वीडियो का पार्ट 2 आएगा और उसके अंदर हम लोग ये सारे के सेक्शन को डिस्कस करेंगे। आपको वहाँ पे कहाँ पे रहना होता है, आपके घर किस तरह के होते हैं, आपको कितनी सैलरी मिलती है, आप किस रैंक पे आते हैं और किस रैंक के ऊपर जाते हैं। लेकिन उसके साथ में मेरे पास आपके लिए एक सवाल है कि हु इज द करंट चीफ ऑफ मिलिट्री नर्सिंग सर्विस। आपको इस सवाल का जो जवाब है वो नीचे कमेंट बॉक्स में लिखना है। और अगर आपको किस कोर्सेज के अंदर एनरोल करना है तो आपको जो नंबर्स हैं हमारे वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, आप वहां पर जाके एनरोल कर सकते हैं। इसी तरह से अपनी प्रिपरेशन को बरकरार रखिए और इस वीडियो को हर जगह पे शेयर कर दीजिए। इसका पार्ट 2 जल्द आएगा। अगर आप नए हैं इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और इस वीडियो को जितना आप शेयर कर सकते हैं उतना आप शेयर कीजिएगा। हर एक उस लड़की तक ये वीडियो पहुंचनी चाहिए जो इस एंट्रेंस एग्जाम के अंदर बैठने वाली है। थैंक यू सो मच।